कही हुई बातों को रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे लिखते भी हैं एक एक पोस्ट पर कि दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि आपकी बहन को आपका संघर्ष, आपका साथ, आपका सहयोग, आपकी ऊर्जा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं चाहिए। अगर अपना वर्तमान और भविष्य बचाना है तो आप लोगों को पार्टी की सदस्यता लेते हुए हमारे साथ खड़े होते हुए सड़कों पर उतरना होगा। 4 लाठी चलानी भी होगी और 2 लाठी खानी भी होगी, तब तो हम कुछ बदलाव कर पाएंगे। अन्यथा संघर्ष सोशल मीडिया पे नहीं होता, सड़कों पे होता है। दोस्तों, जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, उसका वजूद मिटाने की साजिश की जा रही है। जो कमेरा समाज है, जो सभी का पेट भरने का काम करता है, क्या आज उसी का वजूद मिटाने की कोशिश की जा रही है? दुनिया की राजनीति में और दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर भारत को उसका वजूद देने वाला जो समाज है, वंचित है, क्या अब उसके अधिकारों पर कैंची चलाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, क्या यूजीसी को खत्म करने की साजिश चल रही है? क्या शिक्षा के अवसर छीनने की कोशिश की जा रही है? हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाग जाइए। दोस्तों, आज पल्लवी पटेल ने उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है जिसने यूपी की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, आज पल्लवी पटेल ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिससे पूरे भाजपा में हड़कंप मच गया है। पल्लवी पटेल ने वो बता दिया है जिसने सियासत में आग लगा दी है। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को आग की तरह चारों तरफ फैला दो जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंच जाए। आज मैं उस साजिश से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पल्लवी पटेल ने उस समाज का जिक्र किया जिसे कमेरा समाज कहते हैं, जो 64 लाख खेत खलिहानों में मेहनत मजदूरी करके 135 करोड़ जनता का पेट भरने का काम करता है। उसका वजूद मिटाने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर। उन्होंने उस समाज का जिक्र भी किया जो बिना जाति भेदभाव के देश की सीमा पर सभी की सुरक्षा की गारंटी लेता है। उन्होंने आगे कहा कि जब ये समाज अपनी पीठ पर बोझा ढोता है तो उस देश का ढांचा खड़ा कर देता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी उसे जातीय शोषण झेलना पड़ता है। आज वो कमेरा समाज जो सभी का पेट भरता है, आज दशकों की आजादी के बाद भी अपना वजूद ढूंढ रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर वो वजूद क्यों ढूंढ रहा है, उसे जरूरत क्यों पड़ रही है? तो पल्लवी पटेल बताती है कि बड़े ही षड्यंत्र के साथ उसका वजूद मिटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने शिक्षा का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो शिक्षा जो बदलाव का सबसे मजबूत शस्त्र होती है, उसको भी छीनने का काम किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो समाज दशकों से, सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज फिर उससे शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। जो शिक्षा पाकर बैठे हैं, अवसर तलाश रहे हैं, उनके अवसर भी खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उनका ये वीडियो। आखिर वो क्या कह रही हैं शिक्षा को लेकर और किस तरह से उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला। दुनिया की राजनीति में और दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर भारत को उसका वजूद देने वाला समाज है कमेरा। और ये कमेरा वो समाज है जो 64 लाख खेत खलिहानों में जब उतर जाता है तो अपने खून को पसीने में बदल करके 135 करोड़ लोगों के पेट भरने का इंतजाम कर देता है। ये वो कमेरा है जब सरहदों पे खड़ा हो जाता है तो सीमाओं के अंदर रहने वाले हर जाति, धर्म, वर्ण से ऊपर उठ करके, लिंग से ऊपर उठ करके हर इस देश के नागरिक की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित कर देता है। ये कमेरा वो समाज है जब अपनी पीठ पे बोझा ढोता है तो इस देश का वो मजबूत ढांचा खड़ा कर देता है जिसको आज भारत कहा जाता है। और उसके बावजूद इस देश का ढांचा बनाने वाला, इस देश
देश का वजूद बनाने वाला, इस देश के खेत खलियान से अनाज निकालने वाला, हर किसी का पेट भर देने वाला, वो कमेरा समाज आज 7 दशक की आजादी के बाद इस देश में अपना वजूद ढूंढ रहा है। और आपको पता है हम वजूद क्यों ढूंढ रहे हैं? हम वजूद इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि बड़ी ही षड्यंत्र के साथ, बड़ी ही चालाकी के साथ सामाजिक रूप से शोषण करके आपका वजूद मिटाने का काम किया गया है। वो शिक्षा जो बदलाव का सबसे मजबूत शस्त्र होती है, उसको धीमे धीमे आपके हाथ से छीन करके आपके वजूद को मिटाने का काम किया जा रहा है। और वो जो पढ़े लिखे हैं, कैसे भी उनको अवसर ना मिले, इस अवसरों को मिटा करके आपके वजूद को मिटाने का काम निरंतर किया जा रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल यही नहीं रुकती है, आगे वो इटावा का भी जिक्र करती है। वो कहती है कि किस तरह इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में कुछ लोग भागवत करने गए थे, फिर उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। उनकी चुटिया काट कर ये बता दिया कि भागवत तो इस देश में महज 15% लोग ही करा सकते हैं। दलित पिछड़ों की आखिर औकात क्या है? यही इस देश का जातिवाद है। पल्लवी पटेल ने कहा कि आपसे शिक्षा को छीना जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। आपसे सदियों से शिक्षा छीनी गई है, आपको सदियों से दूर रहा है। ऐसे अनेकों बार प्रयास किए गए हैं। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनकी आपने यूपी में सरकार बनाई, उन्होंने 27,000 प्राथमिक स्कूलों में रातों रात ताला लगवा दिया, लेकिन हम चुप रहे। अब सवाल उठता है कि आखिर इन प्राथमिक स्कूलों में सबसे ज्यादा किस समाज के बच्चे पढ़ते हैं? क्योंकि जो वंचित पिछड़े समाज से होते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में, जिनकी जिंदगी शुरुआत घर से खेत और खेत से घर पर ही खत्म हो जाती है। इन स्कूलों में कोई अंबानी अडानी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ उस समाज के जो सड़क पर रेड़ी चलाकर बोझल होकर अपनी जिंदगी बसर करता है। उन्होंने आगे बताया कि जब ये स्कूल बंद हुए तब अपना दल ने आवाज उठाई। इसी के साथ उन्होंने 69,000 शिक्षकों की बात भी की, जो मैदान में उतरकर, सड़कों पर उतरकर सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। दोस्तों, जब 69,000 शिक्षकों ने अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरे और बात की तो प्रशासन के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई। उनके बावजूद वो टस से मस न हुए और उनके वजूद मिटाने की कोशिश की गई। दोस्तों, उन्होंने यूजीसी का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि एक विश्वविद्यालय का ढांचा कैसा होगा, इसमें कितने कमरे बनेंगे, ये काम यूजीसी का होता है। यूजीसी का काम होता है विश्वविद्यालयों का अनुदान देना, लेकिन जब इन विश्वविद्यालयों में गांव देहात से निकलकर दलित पिछड़ों के बच्चे उस शिक्षा पाने के लिए आते हैं तो उनके साथ जातीय भेदभाव के आधार पर उनका शोषण हो, लेकिन जब इन शोषण के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। इस शोषण को वो खोलने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इन शोषणों में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 10 साल पहले ये प्रतिशत मात्र 10% था, लेकिन आज बढ़कर 118% हो गए। ये तो मौजूदा सरकार भी मान रही है। लेकिन फिर इसको लेकर जो मनुवादी लोग हैं सड़कों पर क्यों उतरे, क्यों वो तांडव कर रहे हैं? उनका कहना है कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होगा, हमारे बच्चों की कैरियर बर्बाद हो जाएगा। आखिर कैसे बर्बाद हो जाएगा? तो दोस्तों, सुनते हैं ये वीडियो। उन्होंने बोला है यूजीसी को लेकर आखिर क्या ऐलान किया है। क्योंकि अगर आप देख लें तो आप सभी को याद होगा कि इटावा जनपद की बात है, बकेवर थाना, जहां पर आपके और हमारे समाज का एक व्यक्ति भागवत कराने गया था। कुछ याद आ रहा है? भागवत कराने गया था तो उसकी चुटिया काट करके समाज के नाम पर, जाति के नाम पर तिरस्कृत करके उन्होंने ये जताने का काम कर दिया कि भागवत तो इस देश में महज 15% लोग करा सकते हैं, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी कहां करा सकते हैं। आपके हाथ से शिक्षा छीनने का काम किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि एक बार प्रयास किया गया, एक बार कुठाराघात किया गया, ये तो निरंतर प्रयास हो रहा है। और सबसे रीसेंट अगर बात आपको बता दें तो आप सभी को याद होगा कि आपने जिनकी सरकार बनाई है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले 27,000 प्राथमिक विद्यालयों पे रातों रात ताला लगाने का प्रयास किया था। हम सब चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? ये सवाल है आपसे। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में किसी टाटा अंबानी का बच्चा पढ़ता है?
बताइए, अगर किसी टाटा, अडानी, अंबानी का बच्चा पढ़ता, उन प्राथमिक विद्यालयों में इस देश के उस कमेरा का बच्चा पढ़ता है जिसकी जिंदगी खेत से घर और घर से खेत तक बीत जाती है। अगर उस वक्त राजधानी की सड़कों पर कोई संगठन उतरा था कि ये प्राथमिक विद्यालयों पे ताले न लगने पाए, तो उतरा था राजमाता कृष्णा पटेल के नेतृत्व में ये अपना दल कमेरावादी उतरा था। और हमने ये संकल्प लिया था कि अगर सड़क पे हमको लड़ते हो, हमारी आवाज नहीं सुनोगे, तो सदन में आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। ये प्रण था हमारा। जो शिक्षित हो गए उनके अवसर लूटे जा रहे हैं, और अवसर कैसे लूटे जा रहे हैं इसका भी उदाहरण आपके सामने रख देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला याद है ना सबको? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो 8,000 से ऊपर वो लोग जो चयनित हुए और चयन के बाद अपना एक लेटर लेकर के घूम रहे हैं, जिनको नियुक्ति नहीं मिली, जो 500 दिन सर्द रातों में, गर्मी की रातों में इको गार्डन राजधानी में डंडे भी खाए हैं और लाठियां भी खाए हैं, वो आपके और हमारे समाज के बच्चे थे। और आज वो तमाम लोग जो पिछड़ों की पैरवी करने की बात कहते हैं, जो आज पिछड़ों के नाम पर सरकार चला रहे हैं, वो उन लड़कों की पीठ पर उड़ती हुई एक भी लाठी को रोकने नहीं आए थे। अगर उन सर्द रातों में उन लड़कियों के साथ कोई बैठा था तो अपना दल के ही नेता बैठे थे, अपना दल के ये समर्थक उनके साथ बैठे थे। और हमने तब भी ये ऐलान किया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में हमारे समाज के जो लड़के लड़कियां वंचित रह गए हैं भर्ती से, उनके लिए जहां जहां लड़ाई लड़नी होगी और जहां जहां आवाज उठानी होगी, अपना दल सबसे आगे खड़ा होगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताने का काम किया कि भले मंचों पे ये कहा जाता है कि इस देश का वजूद, इस देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये तमाम लोग हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो सबसे पहले आपके हिस्सों पे डाका डाला जाता है। ये मंडलीय समता सम्मेलन, इसका आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि चुनाव तो अभी है नहीं, तो क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत ये पड़ी कि जब इक्विटी रेगुलेशन, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया इस देश में, और वहां 2 दिन के सड़कों के तांडव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर अविलंब रोक लगा दी और उस रोक को हटाया जाए, और यूजीसी समानता विनियम 2026 मतलब यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिसको हर उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय में अविलंब बैन हटा करके लगाया जाना चाहिए, इसके समर्थन में जब आपका आह्वान किया तो आप सब लोग लखनऊ की धरती पर नहीं आए। आप सब लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि आप हमको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सब लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो जब आप मार खाते हुए वीडियो देख रहे थे, बाल खींचते हुए वीडियो देख रहे थे, तो क्या उस आंदोलन में शामिल होने के लिए आपका आह्वान किया था, ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा था? आप लोगों ने देखा था, लेकिन आप लोग नहीं आए। तो हमने सोचा कि आप लोग के बीच में चल के हम पूछ लें कि ऐसी कौन सी व्यस्तता थी कि जहां पर उस आंदोलन में, जहां आपके बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुधर जाए, उनकी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी हो जाए, ऐसा विनियम अविलंब बिना किसी रोक टोक के यूनिवर्सिटीज में लागू होना चाहिए, विश्वविद्यालयों में लागू होना चाहिए, महाविद्यालयों में लागू होना चाहिए। उस आंदोलन में अपना साथ समर्थन देने आप क्यों नहीं आए? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से लेने आई। आपको पता है 10 फरवरी से लगातार चट्टी चौराहे मंडलों पे जाकर के हम सवाल पूछ रहे हैं, और जो जवाब मिलता है वो जवाब आपको जरूर बता दे। हमारा समाज हमको जवाब दे रहा है कि बिटिया इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि खेतों में फसल को पानी देना था, बिटिया इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि गाय गोरू को चारा खिलाना था, बिटिया इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि नाते रिश्तेदारी में पूरी खाने जाना था। तो आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि क्या बिगड़ जाता अगर आप अपने खेत में अपनी फसल को एक दिन पानी नहीं देते? क्या फसल सूख जाती कि खेत बंजर हो जाता? अगर एक दिन गाय गोरू को चारा नहीं खिलाते तो आपके गाय गोरू मर जाते? अगर एक दिन नाते रिश्तेदारी में चार पूरी खाने नहीं जाते तो क्या आपके घर का राशन खत्म हो जाता?
लेकिन अगर एक दिन आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय से निकाल लिया होता और लखनऊ राजधानी की सीमाओं को सील करने का काम कर दिया होता, हर एक रोड को जाम करने का काम कर दिया होता, तो ये सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेती और बैन हटा करके बोलती कि हर यूनिवर्सिटी में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन अविलंब लागू करो। क्यों जरूरी है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू होना, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि जब तक इस विषय की गंभीरता को नहीं समझेंगे, हम दोबारा आह्वान करेंगे, आप दोबारा भी नहीं आएंगे। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक स्वायत्त निकाय है इस देश में, और जिसका काम होता है कि इस देश में किसी भी कोने में कौन से विश्वविद्यालय बनेंगे, कौन से महाविद्यालय बनेंगे, उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम चलेंगे, उसकी फीस क्या होगी, उसमें टीचर कौन होंगे, उसकी जमीन कितनी होगी, उसमें कमरे कितने होंगे, उसमें अध्यापक कितने होंगे, उसमें बच्चों की क्षमता कितनी होगी, ये तमाम निर्धारण यूजीसी करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली। और यूजीसी नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि पिछले एक दशक महज 10 साल में इन उच्च शिक्षा संस्थानों में, इन विश्वविद्यालयों में गांव कस्बों से निकल करके जो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के, दलित शोषित समाज के जो लड़के लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, उनके लिए जातिगत भेदभाव करते हुए वहां पर शोषण होता है। और ये शोषण इस कदर होता है कि वो शोषण जो 10 साल पहले 10% था, आज बढ़ करके 118% हो गया है। ये वही सरकार है जिसने 2014 में सरकार में आने से पहले किसान की आय दुगनी करने की बात की थी। क्या आय दुगनी हो गई? आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन आपके बच्चे जो गांव से 12वीं पास करके आगे पढ़ने की उम्मीद और बेहतर जिंदगी जीने का सपना लेकर के बड़े बड़े महाविद्यालयों में, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहां पर पढ़ाई के साथ उनको थाली में परोस करके अगर कुछ मिलता है तो मिलता है जातिगत शोषण और भेदभाव। और इसकी संख्या इतनी बढ़ गई, उसका प्रतिशत इतना बढ़ गया कि आए दिन आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चलता होगा कि फलाने विश्वविद्यालय में, फलाने कॉलेज में दूसरे साल का छात्र था, तीसरे साल की छात्रा थी और उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। सुनते हैं कि नहीं सुनते? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये तमाम चीजें जब आप लोग सुनते हैं तो आपको पता है प्रशासन आपको क्या समझाता है? प्रशासन आपको ये समझाता है कि गांव कस्बे से निकल के बच्चा आया था, पढ़ाई का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाया, इसलिए फंदे से लटक गया। वो बच्चा जो गांव में था, जो कस्बे में था, जो पूरी जिंदगी 12वीं तक गरीबी झेल करके, ठोकर खा करके आगे पढ़ के निकला है, वो वहां जाकर के शिक्षा का बोझ नहीं झेल पाया। झूठ बोलते हैं और बरगलाते हैं आपको कोई ये नहीं बताता, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं, सत्यापित करते हैं कि यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के नाम पर शोषण होता है। और वो बच्चा जो इस शोषण को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अपनी पढ़ाई, अपने सपनों को खत्म कर देता है, अपनी जिंदगी को खत्म कर देता, लेकिन दोबारा आपके बीच में नहीं आ पाता। और आप कहते हैं कि ऐसी एक विनियम जो हमारे बच्चों का शोषण रोक सके, ये विनियम यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन हर यूनिवर्सिटी में जो लागू होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे लगाम लगा दी, उसके समर्थन में आप लोग लखनऊ जाने का टाइम नहीं, आप लोग इतने व्यस्त हैं। अगर एक दिन याद रखिए कि अगर आपके खेत की फसल सूख गई तो आप उस पर दोबारा फसल उगा सकते हैं, लेकिन आपके अपने घरों में जिस जिंदा राम को आपने पैदा किया है, अगर वो फसल मर गई तो दोबारा उसमें प्राण नहीं डाल पाएंगे, ये समझ लीजिए। आप एक बार नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जितने आए उन्होंने सड़कों पे हमारा साथ दिया। पुलिस प्रशासन ने क्या किया उसका हमें कोई गम नहीं, और उसको चुनौती देते हैं हर मंच से कि बार बार आह्वान करेंगे आपका और पुनः आह्वान करेंगे आपका लखनऊ आने के लिए। आइएगा पूरी ताकत से, क्योंकि एक बार नहीं 10 बार भी अगर पुलिस जेल में ठूसेगी, सर फोड़ देगी, हड्डियां तोड़ देगी, तब भी पल्लवी पटेल अपना दल तब तक लड़ता रहेगा जब तक यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन हम लागू नहीं करा लेते। डॉक्टर पल्लवी संघर्ष करो, डॉक्टर पटेल जिंदाबाद।
हमारे साथ है। 2014 वो मंजर आप सभी को याद होगा। 2014 में आप सभी लोगों ने इस देश की सत्ता बदली और एक नई सत्ता को स्थापित किया। बहुत बेहतर, क्योंकि आप लोगों ने एक नए विकल्प को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिली हुई आपकी सबसे बड़ी ताकत, एक वोट की ताकत इस्तेमाल करके एक नई व्यवस्था को कायम करने का, एक नई सरकार को आपने मौका दिया। कुछ गलत नहीं किया आपने, क्योंकि उस सरकार ने आपसे अपने प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 15-15 लाख खाते में आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसान की आय दुगनी होगी, अगर हम सत्ता में आएंगे तो 2-2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। बताइए, वादा किया था कि नहीं किया था? किया था। आप सब लोगों ने भी घंटों लाइनों में खड़े होकर के एक बड़ा मैंडेट देते हुए, एक बड़ा बहुमत देते हुए उनको मौका दिया कि आओ और इस देश की सत्ता संभालो, इस देश के हर समाज को आगे और विकसित करने का काम करो। लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या यहाँ कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खाते में 15-15 लाख आए? क्या यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी आय दुगनी हो गई है? क्या आपकी दूर दराज निगाह में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जहां आप बता सकें कि 2 करोड़ तो दूर, अगर 20,000 नौकरियां भी मिली हो तो मुझे बताने का काम करें? नहीं हुआ ना कुछ भी ऐसा। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आजमाए हुए को जो आजमाए सो परम मूर्ख कहलाए। जब 2014 में आपने इनको मौका दिया और इन्होंने अपने वादा पूरे नहीं किए और ऊपर से कौड़ में खाच रातों रात नोटबंदी का तुगलकी फरमान निकाल करके आपकी जेब का एक नोट भी खींच लिया, तो मुझे बताइए 2019 में क्या बाध्यता थी कि आप लोगों ने भिगोया हुआ जूता अपने मुंह पर खा करके इनको दोबारा सत्ता में लाने का काम किया? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछने आई। एक बार आपकी जेब का एक नोट निकाला, 2019 में आपने वोट देकर के इनकी सरकार फिर बना दी। इस बार भी मौका नहीं चूके, इस बार आपको कोरोना राम का प्रसाद दे दिया और ऐसा प्रसाद दिया कि रातों रात लॉकडाउन करके आपको घरों में बांधने का काम कर दिया। बंधे थे कि नहीं बंधे थे? कुछ कामकाज किया था? कामकाज किया था ना? झाड़ू पोछा बर्तन करकट किया था कि नहीं किया था? पढ़ाई ठप, रोजगार ठप, इस देश की अर्थव्यवस्था ठप, और उसके बाद सबसे ज्यादा हर परिवार की जिंदगियां और सांसें ठप। रातों रात लॉकडाउन किया। तो ये बताइए, हमारा और आपका जो समाज है, दूर दराज कितने डिप्टी कलेक्टर, कितने कलेक्टर आपके परिवारों में हैं? हमारे समाज के जो लड़के, कोई महाराष्ट्र में है, कोई भोपाल में है, कोई चंडीगढ़ में है, तो कलेक्टरी कर रहे हैं क्या? वहां पर छोटी छोटी दुकानों पे काम कर रहे थे, ड्राइवरी कर रहे थे, ठेला खींच रहे थे, यही सब तो कर रहे थे। जब रातों रात लॉकडाउन हुआ और वहां पर दुकानों के शटर बंद हुए, तो वो सब एक एक झोला टांग करके घरों की तरफ निकल पड़े। जाने कितने घर पहुंचे और जाने कितने घर नहीं पहुंचे आज तक। और जो अपनी नौकरी गंवा दिए तब, वो आज 2026 में है, नौकरी के लिए आज भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन उन बंद हुई दुकानों के शटर आज भी नहीं खुल पाए। तो 2019 में तो आपने मौका दिया, फिर इन्होंने लॉकडाउन का प्रसाद दिया, और जब लॉकडाउन का प्रसाद एक बार दे दिया, जीएसटी का प्रसाद एक बार दे दिया, तो ये बताइए 2024 में ऐसी कौन सी खुजली थी इस पीड़ित, इस पोषित समाज के बीच में, जो आप लोगों ने पुनः लाइन लग करके इनको मैंडेट देने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। आपको पता है सरकार ने आपको क्या दिया है? ना 15 लाख दिए, ना दुगनी आय दी, ना रोजगार दिया। इन्होंने अगर आपको कुछ दिया है तो अनिवार्य रूप से लाइनों में खड़े होकर के बैंक खाता खोलने की लाइन दी है। इन्होंने अगर आपको कुछ दिया है तो नोटबंदी के बाद अपने घर का पैसा, जो बोल रहे थे कि काला धन पकड़ेंगे, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ेंगे, तो इस देश के आम आदमी को घंटों लाइनों में खड़े होने का अनुभव दिया है।
इन्होंने आपको दिया है कि कोरोना में लाइन लगाओ कि बस में पहले कौन चढ़ेगा। इन्होंने आपको यह अनुभव दिया है कि लाइन लगाओ कोरोना के दौरान कि पहले फूड का पैकेट खाने का वो पैकेट किसको मिलेगा। और 2024 के बाद इन्होंने आपको अनुभव दिया है इस बात का कि जाओ आपके घर के सिलेंडर को पाने के लिए पहले लाइन में कौन खड़ा होगा, और स्कूटर गाड़ियां चल जाए उसके लिए डीजल पेट्रोल की लाइन में खड़े होने का अनुभव आपको दिया है। इतना अनुभव दे दिया और उसके बाद भी अभी आपका मोह माया सरकार से हट नहीं रहा। हमारी सिर्फ इतनी सोच है और हमारी सिर्फ इतनी मांग है आप लोगों से। और ये बात भी हम आपसे कहने आए कि एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया तो याद रखिएगा, पहली बार नोटबंदी करके निकाले थे आप लोगों के नोट, दोबारा निकाल लिए आपको जुमलेबाजी बातों में फंसा के आप लोगों के वोट। और इस बार अगर नहीं चेते तो जाएगी शरीर की लंगट और आप लोग नंगे खड़े हो जाएंगे अपने परिवार अपने समाज के सामने। आप लोग अपनी इज्जत बचा नहीं पाओगे। बातें बुरी तो बड़ी लग रही होंगी लेकिन लगने दीजिए, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि जितनी कड़वी गोली उतना ज्यादा असर। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि अगर ये मंचों पे चढ़कर बोलते हैं कि सर्व समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उस सर्व समाज में जो सबसे बड़ा समाज है, अगर उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसके अवसर, उसके खेत खलियान, उसकी दवाई, उसकी हसरत, उसकी हिस्सेदारी लूटी जा रही है, तो निश्चित तौर पर हमारी ये मांग है इस मंच के माध्यम से कि इस देश में जातिवार जनगणना अविलंब कराई जाए। और क्यों अविलंब कराई जाए? क्योंकि सरकार ने जब चाहा तो एसआईआर का नियम रातों रात लागू हो गया। और अगर सरकार आपके प्रति जिम्मेदारी अपनी महसूस करती और इस बात को महसूस करती कि जातिवार जनगणना होने के बाद जब हर समाज की संख्या निकल के आएगी, तो जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, खेत खलियान में उतनी होगी हिस्सेदारी। और जब होगी हिस्सेदारी तो हमें सरकारी पैसे या सरकारी लाइन में लग करके 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जेब से पैसा निकाल करके इस देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने की जिम्मेदारी हम और आप मिल करके पूरी कर लेंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। ये एसआईआर क्या है? ये एसआईआर क्या है? आज सरकार बता रही है कि एसआईआर है पात्रता अपात्रता देखने की एक जांच। अगर आपको पात्रता अपात्रता देखने का इतना शौक था तो पात्रता अपात्रता तब देखते जब 2014 में इसी अपात्र और पात्र लोगों ने आपको ढेरों वोट दे दे करके सरकार में लाने का काम किया था। असल में सिंपल सिर्फ इतना है कि पहली बार मैंडेट पाए, दूसरी बार मैंडेट पाए और तीसरी बार 2024 में जब 400 पार का आंकड़ा लेकर के ये सड़क घूम रहे थे, तो आप में से कुछ लोग थे जिनकी बुद्धि ठीक हो गई थी, तो उन्होंने अपना वोट दबा लिया, विपक्ष को वोट देने का काम किया और 400 पार नहीं जा पाए, 293 पे हिलक के रह गए। तब इनको समझ में आया कि अब हमारे झूठे वादों में जनता फंसने वाली नहीं है, सत्ता धीमे धीमे खसक रही है। और सत्ता धीमे धीमे खसक रही है तो सबसे पहले विपक्ष में जो वोट डाल रहे हैं, जो इनकी सत्ता खसकाने का काम कर रहे हैं, एसआईआर के माध्यम से उनके वोट कटवाने का काम कर दो। आपके बीच में आते हैं और क्या कहते हैं? कटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो जरा ये बताइए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जैसे ही आया, कितने कटे और कितने बट गए आप लोगों ने सड़कों पे देखा। हमको तो एक साथ रहने की बात कहते हैं, लेकिन हमारे हक और अधिकारों को अपनी दूषित मानसिकता से कैसे काट रहे हैं, इस बात को हम सभी को समझने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों का वक्त बहुत अधिक नहीं लूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप सब लोग जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तमाम नौजवान हैं जो मेरी कही हुई बातों को रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे लिखते भी हैं एक एक पोस्ट पर कि दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि आपकी बहन को आपका संघर्ष, आपका साथ, आपका सहयोग, आपकी ऊर्जा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं चाहिए। अगर अपना वर्तमान और भविष्य बचाना है तो आप लोगों को पार्टी की सदस्यता लेते हुए हमारे साथ खड़े होते हुए सड़कों पर उतरना होगा। 4 लाठी चलानी भी होगी और 2 लाठी खानी भी होगी, तब तो हम कुछ बदलाव कर पाएंगे। अन्यथा संघर्ष सोशल मीडिया पे नहीं होता, सड़कों पे होता है। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, उन्होंने लखनऊ के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे
दम में दम है, हम इसके लिए ऐलान करते रहेंगे, सड़क पर उतरते रहेंगे। जब तक यूजीसी लागू नहीं हो जाता तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, जातीय भेदभाव पर अंकुश लगे, क्या यूजीसी फिर से लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी तरह की बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आएंगे एक नए अंदाज में और एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दे दीजिए हमें इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।